और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू द रिसर्च। पॉजिटिविज्म अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमने एक टॉपिक पे रिसर्च करी और उसको वहीं छोड़ दिया। अगर हमने लैंडलाइन फोन पे की चीजों पे रिसर्च नहीं करते कि हाउ वी कैन मेक कम्युनिकेशन मोर इजी इफ एनीबडी इज आउट फ्रॉम देयर होम। लैंडलाइन आपको क्या था कि व्हेन यू आर होम देन ओनली यू कैन अटेंड द कॉल्स, राइट? बट इफ यू आर आउट फ्रॉम द होम यू कैन नॉट अटेंड द कॉल्स। तो अगर हमने उस टॉपिक पे उस टेक्निक्स पे रिसर्च नहीं की होती तो आज जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल है, वो हमारे हाथों में नहीं होता। ठीक है। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच का मतलब होता है कि वी सेट नहीं, रिसर्च यही कंप्लीट हो गई। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म कहती है कि नहीं, हमें क्रिटिकल रियलिटी यानी बियॉन्ड उसके और जाके काम करना है। बिकॉज ऑफ द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की वजह से ही आप लोगों की जो जेआरएफ की जो पोजीशन है ना, वो स्टिल एग्जिस्ट है, पीएचडी स्टिल एग्जिस्ट है। क्योंकि अगर हमारे रिसर्च में पॉजिटिविज्म अप्रोच होती कि बस जो जहां हो गया उसको खत्म करो, आगे कुछ अच्छे के लिए रिसर्च नहीं करना है, तो वो आपको जीआरएफ के लिए कोई मतलब ही नहीं था। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच में था बियॉन्ड सोचते हो। ठीक है। हम इसको एक एक डिटेल में करेंगे। देन मेथड ऑफ रिसर्च की अलग अलग मेथड्स हैं और कौन कौन से मेथड्स में हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किन टाइप के रिसर्च में यूज करेंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च का मतलब है कि जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हो तो व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। जैसे सपोज करो कि आपको पेपर 1 स्टार्ट करना था, व्हाट व्हाट स्टेप्स यू हैव फॉलो। फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम द नेट, यू हैव टू गो टू द सिलेबस। देन आपको देखना है कि कौन सा सिलेबस किस में है, कौन सी यूनिट में कितनी कमांड है, कौन सी बड़ी यूनिट है। हम लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, या हम लोग जनरली हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा टफ है उसको पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि जब आपकी टफ चीजों पे कमांड हो जाती है तो इजी तो आपकी हो ही जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या किया, यू हैव फॉलो सम प्रोसीजर, राइट? उसी तरीके से कहता है कि स्टेप जो होता है, रिसर्च जो होती है उसको, रिसर्च किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। जब आप रिसर्च कर लेते हो, लास्ट आपका स्टेप आता है कि आप उसकी फॉर्मेट, आप उसको थीसिस को लिखते हो, तो उस थीसिस को लिखने के लिए आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए और किस सब्जेक्ट पे आप रिसर्च लिख रहे हो उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। एएपी स्टाइल होती है और एमएलए स्टाइल होती है। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ आईसीटीसी इन रिसर्च, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो आईसीटीसी है, वी हैव टू गो टू द सेपरेट यूनिट एज एन आईसीटीसी। एंड देन आईसीटीसी का जो एस्पेक्ट है आपका टीचिंग में भी इंक्लूड है, किस फॉर्म में, आपका मूड सोच स्वयं के फॉर्म में। कम्युनिकेशन में कैसे इंक्लूड है, आपका मास मीडिया के फॉर्म में इंक्लूड है। सेम इसी तरीके से पहले क्या होता था, रिसर्च के लिए हमारे पास आईसीटीसी नहीं होता था, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती थी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो वी हैव टू कैलकुलेट द डेटा ऑन अवर फिंगर्स और वी हैव टू डू द एस्टिमेशन, right? But with the help of ICTC, we have a lot of softwares which help us to calculate the data very frequently, very easy. तो कौन कौन से एप्लीकेशन हम रिसर्च में यूज करेंगे, ठीक है, वो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे रिसर्च के एथिक्स कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इफ वी वांट टू कंडक्ट एनी रिसर्च ऑन एनी टॉपिक, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। इसके बीच में हमारा और ये आपका सैम्पलिंग मेथड वगैरह भी आ जाएंगे, बाकी चीजें। तो जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमारे सैम्पलिंग भी आ जाएगी, और इसमें हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा का मेथड भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें रिसर्च में करना है। रिसर्च बड़ी यूनिट है, लेकिन आप में से कई लोगों को बड़ी इजी समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जब थीसिस लिखी थी मास्टर्स लेवल पे, तो आप लोगों ने कभी ना कभी इन चीजों को फॉलो किया होगा। और और जैसे अभी आप अभी किसी भी कोई किसी प्रोजेक्ट में है, या जैसे निवेदिता ने बताया था कि उसने एक प्रोजेक्ट में काम किया था, तो उससे आप उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम श्री गणेशाय नमः करते हुए, अरे नमन, तुम्हारा खाना खत्म नहीं हो कि इतने में तुम्हें बराती को खाना बना लेती हूँ, है तुम्हारा खाना ही खत्म नहीं हुआ, बताओ। मैं चाय रहती है अभी। चाय पी रहा हूँ। अरे आया आया बस आया। भगवान, 2 मिनट में। सारा पेट अभी भरना है क्या? 1 बजे के बाद कुछ नहीं रखोगे खाने पीने के लिए? मैम ये कप इतना सा रह गया, बस आया पी कर बस मैम। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। ठीक है। चलो अब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च क्या कहता है यार, मैंने ना लास्ट में पढ़ाया होगा ना, तो इसको हटाना भूल गई हूँ, तो ये स्टिल एज इट इज सेव हो गया है। ठीक है, तो इसके साथ थोड़ा बच्चों बेयर कर लेना। रिसर्च रिसर्च क्या कर रहा है, कॉमन और लेमैन लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम, किसी भी
सर्च करना, किसकी सर्च करना, किसी भी नॉलेज की सर्च करना, ठीक है। रिसर्च क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका, दो वर्ड्स का, री प्लस सर्च। यानी बार बार, री मतलब बार बार, सर्च मतलब किसी भी चीज के लिए खोज करना, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिसर्च। तो वन कैन डिफाइन रिसर्च एज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक रिसर्च फॉर pertinent information on a specific topic, and in fact research is an art of scientific investigation. अब रिसर्च में सबसे बड़ी बात पता है क्या है, रिसर्च में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी चीज को डिफाइन करते हो, इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी सिस्टमैटिक। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते हो। अगर आपको किसी चीज पे रिसर्च करनी है, तो यू दैट रिसर्च शुड बी साइंटिफिकली प्रूवन, राइट। एंड इट शुड फॉलो द प्रॉपर सिस्टम। प्रॉपर सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके के आईसीटी मोड यूज करने हैं, आपको एथिक्स यूज करने हैं, बहुत सारी ऐसी स्टेप्स हैं जो उसको आपको यूज करना है। फिर सेकंड में क्या करें कि रिसर्च क्या है, एक आर्ट है ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज की खोज करते हैं, शोध करते हैं, क्या करके, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके, ठीक है। अब अगर आप बुक में देखोगे तो रिसर्च का ना अलग अलग वो दिया हुआ है कि रिसर्च होती क्या क्या है, पूरा फुल फॉर्म, जैसे आर, है ना। आर का मतलब हम इसमें क्या मैदान में दिया ना। है, बुक में स्टार्टिंग में ही होगा, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। बुक में पूरा दिया हुआ है। तो हम इसमें, मैदान में ना। हाँ हाँ मैदान में, 2.2। हाँ स्टार्टिंग में दिया है, वो बॉक्स बॉक्स में बना, आर मीन्स रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। रेशनल वे का मतलब क्या होता है, रेशनल वे का मैम मतलब सही जिसका, तरीके से। सही तरीके से, जिसका कोई रीजन हो, ठीक है। हम्म। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। यानी आप अगर किसी पॉइंट के लिए रिसर्च करना चाहते हो, तो वो रिसर्च जो है एक ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो आपके एक्सपर्ट और प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब आप उन टॉपिक पे रिसर्च बिल्कुल नहीं कर सकते जिन पे हो चुकी है, आप कुछ नया हम्म। ही एक्सपर्टीज उसमें डालोगे, ठीक है, तभी वो रिसर्च आपकी वैलिड रहेगी। देन एस का मतलब होता है सर्च एंड सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, किसी भी चीज का, क्वेश्चन का आंसर को सर्च करना। देन ए का, ई का मतलब होता है एग्जैक्टनेस, वॉट एवर द data you have taken, whatever the conclusions you have given while conducting the research, it should be exact। यानी वो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। और एक्यूरेसी क्यों होती है, क्योंकि हम एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड को यूज करते हैं रिसर्च में। देन हमारा आता है ए, ए मीन्स एनालिसिस। आप किसी भी डेटा को बिना एनालाइज किए हुए रिसर्च को कंडक्ट पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। देन आर मीन्स रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट। इसमें हम रिलेशनशिप भी देखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं एक चम्मच च्यवनप्राश आपको डेली बेस पे खिला रही हूँ, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है एक महीने में, दैट रिलेशनशिप शुड बी द देयर। तभी आप किसी एक टॉपिक की रिसर्च को एक कंडक्ट करके एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। देन सी मीन्स क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग। while conducting the research, आपको हर एक चीज, बिफोर conduct स्टार्टिंग योर रिसर्च, आपको हर एक चीज प्रॉपर केयरफुली प्लान करनी है। आपको कब डेटा लेना है, कहाँ से डेटा लेना है, कौन से सीजन में लेना है, कौन सी तारीख को देखना है, क्योंकि आपको हर एक चीज सिस्टमेटिकली, एग्जैक्टनेस और साइंटिफिक मेथड को यूज करके आपको किसी एक नए टॉपिक पे रिसर्च करनी है, ठीक है। एंड एच मीन्स हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क। कि अभी जैसे प्लेगरिज्म है, प्लेगरिज्म में हम क्या करते हैं, डेटा को चुरा लेते हैं। तो जब आप रिसर्च करते हो, तो आपको हॉनेस्टी और हार्ड वर्क के साथ काम करना है, डेटा को चुराना नहीं है, ठीक है। इसमें भी हम अभी और भी पढ़ेंगे प्लेगरिज्म में और कितने कितने टाइप्स के। तो ये रिसर्च का जो निमोनिक्स दिया हुआ है, RESEARCH का, उसी के अंदर पूरी रिसर्च का आपका टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। मैम ये रेशनल का मतलब क्या बताया आपने? रीजनेबल, रीजनेबल, रेशनल का मतलब तर्क दे करके। अच्छा, मतलब कोई रीजन होना चाहिए पर्टिकुलर इसके हाँ, पीछे। आप क्यों किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हम्म। हो। री का मतलब क्या है, अगर मैंने आपको कहा कि हेयर फॉल पे एक शैम्पू बनाओ, ये मैंने सोचा, क्यों बनाया भाई जी, हमारा तो शैम्पू बन चुका, मार्केट में पहले आ चुका है। क्यों, क्योंकि आपके पास एक रीजनेबल है कि ये शैम्पू जो है, आपकी विंटर्स और जैसे ही वेदर चेंज होता है उसमें जो बाल हेयर फॉल होते हैं, उसमें ये इतना काम नहीं करता। तो मतलब वो मैम क्या, अभी तक चीजें तो बनी, हाँ, मतलब आपको बनी भी कोई है भी तो वो टॉपिक, इफेक्टिव नहीं है हाँ आपको उतनी। कोई भी टॉपिक चूज करना है, उसके पीछे पूरा रीजन देना है आपको, रेशनल होनी चाहिए, तर्क के साथ आपका डेटा आना चाहिए, ठीक है। क्यों भाई, क्यों तो करना मैम चाहते हो आप।
क्यों रिसर्च करना चाहते हो? मैं कहती हूँ कि हेयर फॉल पे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, पनीर की सब्जी, दाल, पनीर सबको बनाना आता है, ठीक है, बट हम्म, यू वांट टू सर्च, यू वांट टू क्रिएट सम न्यू डिश। जितने भी मास्टर शेफ वगैरह में लोग आते हैं, वो क्यों आगे आते हैं? क्योंकि वो हर एक चीज की नई खोज करते हैं। इंग्रेडिएंट तो वही है, सब्जी भी वही है, कंटेंट भी वही है। पनीर की सब्जी तो पनीर की सब्जी कहलाएगी ना, but what we are doing, we are adding some new ingredient, and on the base of new ingredient we have given some name। और न्यू क्यों दिया? टेक्निक। हाँ, तो वो क्या हो गया, एक कीवर्ड। तर्क हो गया। तो आपने क्या किया, एक नई चीज की निजात लिया, मतलब निजात किया एक नई चीज का, ठीक है, तो वो रीजनेबल बेस्ड होना चाहिए। अब आता है मीनिंग ऑफ रिसर्च। डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इज केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या क्या होता है? एक तो आपका इन्वेस्टिगेशन बहुत केयरफुली होना चाहिए, ठीक है, और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च ऑफ न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। आप किसी भी ब्रांच में, किसी भी फील्ड में अपने नॉलेज को गेन करना चाहते हो, तो आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो आपका केयरफुली होना चाहिए, ठीक है। सम पीपल कंसिडर रिसर्च एज अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन। क्यों रिसर्च करना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि कुछ कुछ जो जानी हुई चीज है उससे अननोन चीज में जाना, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ आप लोग तो। मान लो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, ठीक है, तो हम क्या लेके आए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है जी। जब हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे देखा तो अभी जी ये तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? नोन से अननोन में जा रहे हैं। तो वी आर फाइंडिंग स्टिल सम वेज कि HFC के बाद अगर कुछ ऐसा कंडीशन होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली वॉइस ऑफ डिस्कवरी, मतलब यात्रा है नई नई चीजों की खोज की। वी ऑल possess the vital instinct of inquisitiveness that make us prove and attain an understanding of the unknown। रिसर्च क्या है? क्योंकि हमारे मन में किसी चीज की जिज्ञासा आती है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जो अननोन चीज है उसको शांत करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। दिस inquisitiveness is the mother of the all knowledge, and the method which one employs for obtaining the knowledge of whatever is unknown can be termed as research। ठीक है, अब जो हमारी जिज्ञासा है वो क्या है? वही तो कारण है हमारे नॉलेज को गेन करने का। और उस नॉलेज को गेन करने के लिए, उस चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं ताकि हम नोन से अननोन टर्म में जा सकें, ठीक है। रिसर्च तो आप, जो चीज पर रिसर्च होगी वो रिसर्च आपकी एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी, चाहे आप 4 साल लगाओ चाहे आप 5 साल लगाओ, कुछ भी कर लो, एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी। इसीलिए जब आप PhD करते हो ना, तो यू हैव टू, उसको क्या बोलेंगे, आपको एक पूरा, क्या टर्म बोलते हैं, मैं टर्म भूल गई, सिनॉप्सिस बना के देना पड़ेगा पूरा आपको, कि किस आपको चीज क्या करना है, किस टॉपिक पे करना है। और आपको अपने दिमाग में अल्टरनेटिव सोच के भी रखना है कि अगर आपके गाइड ने बोला कि नहीं जी इसकी फिजिबिलिटी नहीं, तो व्हाट यू विल डू। आपकी जो थीसिस भी होती है ना, इतनी आसानी से सबमिट नहीं होती है। आपको 10 बार आपके गाइड काम कराते हैं, ठीक है, तैयार है ना इस चीज के लिए, ठीक है। हाँ। तो फिर रिसर्च क्या है? रिसर्च इज एन एकेडमिक एक्टिविटी, एंड एज सच द टर्म शुड बी यूज्ड एज अ टेक्निकल टर्म। एकेडमिक एक्टिविटी मतलब, हम एकेडमी में जो एक्टिविटीज होती हैं जहाँ हम कर रहे हैं काम। हाँ, मतलब ये नहीं, मतलब जैसे कि हम सिर्फ रिसर्च को ये नहीं कह सकते कि एकेडमिक ही रिलेटेड है, मतलब पढ़ाई से ओरिएंटेड बस रिसर्च नहीं है। कि अगर आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल, या ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, पॉल्यूशन की वजह से बढ़ रही है, तो व्हाट वर्क वी कैन डू। ये जो स्टडी करोगे इसके लिए एकेडमिक मतलब कि एक पूरा आपके लिए एक पूरा जैसे अभी आप लोगों ने स्कूलिंग करी, वो क्या था आपका? एकेडमिक पार्ट था, ठीक है, वो एकेडमिक पार्ट था। लेकिन आपने एकेडमिक पार्ट को कंप्लीट करने के बाद यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, सम ऑर्गेनाइजेशन, और यू हैव सेट अप सम any organization, there you want to increase the productivity of your customer, that is also a part of your research, कि what you know extra benefits you can give your employee, और आप उनको किस तरीके से बात करोगे उनको क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइफ में, मॉनेटरी हेल्प इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, योर इमोशनल सपोर्ट, योर हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग नेचर इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, आपने किसी पे प्रेशर नहीं डाला, तो आप उस चीज को स्टडी कर रहे हो,
तो एकेडमिक का पार्ट का मतलब कि रिसर्च जहाँ पे आपको एक पूरा सिलेबस बना है। पीएचडी जो आप कर रहे हैं वो क्या है, आपकी एकेडमिक एक्टिविटी है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी आपको पता चल गया कि भाई आपको कोई चीज में इन्वेंट करना है, आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन डाली, उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज लाना, एम्प्लॉयज के इंटरव्यू लेना, उनसे काम कराना, उनके लिमिट में काम कराना, टाइम लिमिट में काम को कंप्लीट कराना विद हेल्दी एनवायरनमेंट, विद गुड प्रोडक्टिविटी, विद द गुड हेल्थ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, उसके लिए जो आप रिसर्च करोगे दैट इज बियॉन्ड योर एकेडमिक एक्टिविटी। समझ गए? एक एकेडमिक क्या होता है, जहाँ पे आपका सिलेबस बना होता है, आपको रोज स्कूल जाना है, एक प्रॉपर ड्रेस पहनना, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी, दिवाली की छुट्टी होगी, दशहरे की छुट्टी होगी, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक व्हाट एल्स? उसके लिए आपकी जरूरी नहीं है आपको छुट्टी मिले। ठीक है, दिवाली के दिन भी ऑफिस वाले ऑफिस जाते हैं, सुबह पूजा करके वापस आते हैं, बिकॉज दैट इज देयर ब्रेड एंड बटर एंड वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द आवर सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। ठीक है, किसी ऑफिस में दिवाली के दिन छुट्टी नहीं होती है। और अगर मान लो बाकी सब एम्प्लॉयज को ना बुलाए ना बुला, लेकिन ओनर तो जरूर आएगा। तो वो क्या है, एकेडमिक के लिए आपको एक पूरा क्या करना है, स्कूल कॉलेज में एक पार्ट बनाता है। और टेक्निकल में मतलब क्या होता है कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, आप जबरदस्ती उन पे प्रेशर दे रहे हो। आप उनको प्रेशर मत दो। आपने क्या किया, रिक्रिएशन एड ऑन कर दिया हाफ एन आवर का, क्योंकि रिक्रिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रिएशन होता है, माइंड फ्रेश होता है, उससे क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप रोज, आप सातों दिन घर में बैठे रहो, मैं लिख के दे सकती हूँ, जब पीक टाइम आएगा ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड इन लॉट टू योर माइंड। और एक टाइम आएगा, एक साल एग्जाम हो, छुट्टी हो, जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए मैं इसीलिए मैं सबको सजेशन देती हूँ कि पढ़ाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट रिक्रिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अपने दिन में से 1 घंटा अपनी एंटरटेनमेंट के लिए निकालो। अब आप उसमें रील्स बनाते हो, रील्स बनाओ, रील्स देखते हो, रील्स देखो, मूवी देखते हो, बाहर वॉक करते हो, गप्पे मारना है, पौधों को पानी देना है, सीरियल देखना है, कुछ भी करना है, वॉक करना है, योगा करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू डू इट, ताकि माइंड एग्जॉस्ट ना हो। टेक ए रेस्ट। हाँ, तो क्या मैम, मैं तो सारा टाइम है मतलब बस। अब वो भिंडी रोटी खा के ना उसको ताकत आ गई है। ठीक है, और चाय भी पी ली इसने तो कि नींद ही उड़ गई है। मैम पूरा कर लिया है, खा पेट माइंड हाँ, फ्रेश सब बस सब कुछ। अब बस आधे घंटे बाद इसकी सोने की जरूरत वो है बस। बाकी है। है, आधे घंटे बाद ये सोएगा बस बैठे बैठे। सोना बाकी है। एक एक तो ये वॉलपेपर ऐसा लगा के रखता है कि इतना पता ही नहीं चलता। वही मैम। मैम, इसको सुनीता विलियम्स के पास भेज दो। भेज दो। नहीं हाँ। यार नहीं। बेचारी वो आ नहीं पा रही है यार, बड़ा दुख हो रहा है मुझे भी। क्यों मतलब बेचारी को भेज रहे हो? हाँ। हाँ, नहीं 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 नमन, इनको कुछ भी बोलने तो मैं तुम्हारे साथ हूँ नमन, आई एम ऑलवेज विथ यू। इनको बोलने दो, छोड़ो इन आने लोगों को। मैंने हाँ, कहा आने वाला स्टार है भाई, ऐसा नहीं बोलते। इसीलिए तो बोल रही हूँ भाई, इसकी तो गारंटी है ना कि खुश हो स्टार है। गया ना भाई। चलो ना, बैक टू स्टडीज। नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड टेक्निकल। ठीक है, अगर आप मास्टर्स में डेजर्टेशन बनाते हो, डेजर्टेशन भले ही आपकी बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसमें भी आप रिसर्च करते हो कुछ ना कुछ, दैट इज योर एकेडमिक। एंड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, वट एवर यू आर कंडक्टिंग टू कंप्लीट योर वर्क, दैट इज योर टेक्निकल। या जैसे सपोज करो मैगी है, ठीक है, मैंने देखा, आई थिंक मैं ना एक्चुअली कल ऐसी, मेरे बच्चे बोले थे मम्मा माउंटेन ड्यू ले आओ, तो केबीसी में जाने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि लगता है माउंटेन ड्यू की ना सेल कम हो गई है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। इसको अगर आप सच में दिमाग से, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो ना, तो अभी क्या है, केबीसी में ना मार्केटिंग हो रही है, माउंटेन ड्यू लो, उसके पीछे एक कोड है, यू कैन गेट अ चांस टू कम ऑन द हॉट सीट ऑफ केबीसी, राइट। इससे क्या है, एवरी सेकंड सिटीजन विल बाय द माउंटेन ड्यू। और केबीसी जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सीरियल देखा जाता है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस।
whatever they will earn, अगर मान लो उनके पास इस केबीसी के चलते चलते 100 करोड़ भी हो गया, 2 करोड़ भी दे दिया सोनी को, तो सोनी सोनी भी फायदे में, कंपनी भी फायदे में। समझ रहे हो बात को? दैट इज योर टेक्निकल टर्म, that how you can increase your the product sale of your product. This also needs the research यार, ये भी दिमाग से बैठ के आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। This is also a part of a research. ठीक है, समझ आया बच्चों? Yes, ma'am. हाँ? नमन समझ आया? भावना, भावना को भी समझ नहीं आएगा, अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया। चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लिफ वुडी, रिसर्च कंप्राइजेस defining and redefining problems, formulates hypothesis और suggested solution। हालांकि डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछते हैं जनरली, आप देखोगे पेपर 1 में डेफिनेशन किसी को नाम देकर के नहीं पूछा जाता है, बट ये होता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो आपको अरेंज करने के लिए इजी हो जाता है। तो इसमें क्या करता है, रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, डिफाइनिंग रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, formulation hypothesis, suggested solution, collecting, organizing and evaluating the data, making deduction and research, reaching conclusion, and at last carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulated hypothesis or not. Hypothesis क्या होता है? What is मैम hypothesis? ये अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस होते हैं। हम मान लेते हैं किसी चीज को कि ऐसा होगा, हम लास्ट में फिर देखते हैं नल और ऑल्टरनेटिव, उसके बेसिस पे था। परिकल्पना, मतलब before conducting the research we have put some assumption in our mind कि अगर मैंने ये किया तो इतना बेनिफिट होगा, and now after hypothesis our next stage come the collection of the data, organizing the data, evaluating the data, and then we can come to the conclusion that whatever the hypothesis we have created at the initial stage of our research, वो hypothesis मेरा कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो ये क्या है, रिसर्च में सारे स्टेप्स आएंगे अभी। अब क्रिस्टल क्या कहता है कि रिसर्च इज द प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स यूज्ड टुगेदर एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक एंड इशू। इसमें क्रिस्टल क्या कहता है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, सारी चीजों को एक साथ लेके आते हैं, इंफॉर्मेशन को, जो भी हमें जिस भी पर्टिकुलर चीज पे इंफॉर्मेशन चाहिए उसको साथ में लेके आते हैं, समझते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखो ये ना डेफिनेशन आपको ऐसे नहीं पूछेगा क्रिस्टल ने क्या दिया और इसने क्या दिया, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो समझ में आ गया कि रिसर्च होती क्या है। रिसर्च होती क्या है, रेशनल वे में किसी भी एक नए टॉपिक पे रिसर्च करना। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, गेन फैमिलियर विथ न्यू फिनोमिना। गेन फैमिलियर विथ न्यू फिनोमिना का मतलब क्या होता है? मैम की नई चीज के साथ फैमिलियर, मतलब फैमिलियरिटी क्रिएट करना। जैसे हम मास प्लानेट की खोज कर रहे हैं, व्हाट वी हाँ, वांट, मास मास मार्स अच्छा प्लानेट। मार्स। हम क्यों हाँ, कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है, तो अगर ऐसी फिजिबिलिटी है तो वी कैन जस्ट लाइक ए फ्लाइट, when we are moving from one country to another country, in the same way we can moving from one planet to another planet. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिचुएशन प्रॉब्लम, मतलब बताओ बेटा, ये मैम तो एक एक लाइन का है। जो जैसे कोई चीज या कोई सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना कि कैसे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल बताओ। मैम जैसे मार्स प्लैनेट का ही ले लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि मार्स पे पानी है, बट चीजें वहां पे एग्जिस्ट हैं ऑलरेडी, बट उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना कि मतलब चीजें हैं, बट हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि है या नहीं है, सही है कैसे नहीं है, क्या है ठीक है, वो। एक्सीडेंट हो गया, मतलब ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, हाउ इट हैपेंस, सीबीआई आ गई। ठीक है, अभी किसमें सीबीआई, अभी जो राव वाला आईएएस का केस हुआ था इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हुई, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी, वो सिचुएशन हो गई थी, लेकिन सीबीआई ने आके क्या किया, मुहर लगाया। देन बिल्ड और मेक अनदर मेथड ऑफ फ्रेमवर्क, मतलब बेटा ये बहुत इजी इजी है, आप लोग एग्जांपल दो ताकि आप लोगों का रिवाइज होता जाए। बताओ। ये मतलब ये है कि किसी चीज का फ्रेमवर्क करना या फिर अनदर मैथड, मतलब कोई चीज है उसको करना वह जो हम कर रहे हैं पर अनदर मैथड से। हाँ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एंड मान लीजिए why we want to find the another method for the same work? मैम मैम जैसे कि
हम एक पे काम कर रहे हैं, वो काम बीच में हम नहीं जानते वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अगर रुक जाए तो उसके लिए हम और एक ऑल्टरनेट मेथड हम सोच के रखते हैं। अगर रुक जाए तो हम इस मेथड में हम जा सकते हैं, इस मेथड पे भी हम कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको ये पीपीटी के थ्रू समझा रही कोई चीज, ठीक है। हाँ। इफ यू गाइस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड सम अनदर मेथड, ठीक है। Got it? This is built and make another method of framework. Generate new knowledge. This is the basic funda of your research, that we want to create some new knowledge for the new things, right? शैम्पू का एग्जांपल दिया मैंने, बाल झड़ने पे शैम्पू बना हुआ है, बट मुझे काम करना है जो विंटर्स के स्टार्टिंग में, पतझड़ में, और जो समर्स के स्टार्टिंग में आता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी सीजन बोलेंगे? ये बरसात। नहीं, बरसात तो बोलेंगे, ये क्या बोलते हैं? मैम ये वाला कौन कौन सा नहीं वाला? नहीं, अभी तो विंटर सर है, तो ये तो आपकी शरद चालू हो गई, शरद स्टार्टिंग है, इसके शरद बीच आती है का? ना, ये अभी ऑटम शरद सीजन, आएगी। रेनी सीजन। हाँ, ये शरद आ गई, बता, अगर हम उसको मंथ वाइज ऐसे काउंट करते हैं, शरद स्टार्ट हो गई है, ठीक है। शरद स्टार्ट हो गई ना, फिर आपकी शिशिर आ जाएगी, मेन विंटर, और उसके बाद आपकी ग्रीष्म आ जाएगी, ठीक है। आषाढ़ बोलते हैं ना ग्रीष्म क्या ग्रीष्म, होता है? ऑटम। ग्रीष्म समर, अच्छा अच्छा। समर, ठीक है। तो मुझे किस, शैम्पू बना हुआ है, लेकिन मेरे को काम करना है किस पे, कि भाई वो देखो शरद और शिशिर सुन के उसने स्वेटर आगे कर लिया, इतनी ठंड है वहां पे, मैम है? बहुत ठंडा हो रहा है मैम। क्या बात कर रहे हो? मैम पानी पे हाथ नहीं लगाया जा रहा सुबह शाम, मतलब मैम हवा चल रही है ना ठंडी, और मतलब टेम्परेचर काफी कम हो गया है। काफी कम हुई है, चलो मैम अगले महीने से तो आप पानी पे हाथ नहीं लगाया जाता। कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई कर लेना बस। ठीक है। तो क्या हुआ ये, कि हमें कैसा शैम्पू पे रिसर्च करनी है, जो उस पीक, जैसे ही, क्योंकि वेदर चेंज होता है ना, तो हमारी बॉडी में रिएक्शन पॉइंट चेंज होते हैं, ठीक है। उस समय सबसे ज्यादा लोग बीमार होते हैं, उस समय सबसे ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, क्योंकि वेदर चेंज होता है, पानी का टेम्परेचर वेरीज होता है, सबकी बॉडी का वेरिएशन पॉइंट अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना है, हमें उन टाइम के लिए शैम्पू बनाना है, तो दैट इज द न्यू नॉलेज, ठीक है। देन एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, मतलब क्यों रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज का मतलब, अब सब लोग बोलोगे, एक जन नहीं बोलेगा, अपने अपने व्यू पॉइंट डालो। इसमें हम ये चीज कह सकते हैं कि जो जनरल इश्यूज हो रहे हैं सोसाइटी में, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और एनालाइज करके उसको एक जैसे बेटर वे का ढूंढ सकते हैं, काइंड एग्जाम्पल, ऑफ। एग्जाम्पल तो मुझे जनरल इश्यूज का, मैम जनरल इशू कुछ भी हो सकता है। एनी, मुझे एग्जाम्पल दो। मैम वो शैम्पू वाला ही। वाटर, शैम्पू वाला नहीं, लगा लो, शैम्पू वाटर जनरल इशू नहीं स्कैर्सिटी। होगा, वाटर शैम्पू इज स्कैर्सिटी नॉट लगा अ लो जनरल आप। इशू, जनरल मतलब मीन्स मैम इट्स, हाँ जैसे वाटर स्कैर्सिटी हो रही है, पानी की कमी, वो हाँ, एक जनरल इशू है। तो उसको हम ठीक है। एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग वेज एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, तो उसमें उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या वाटर चीज हो रही हार्वेस्टिंग है। का सिस्टम लेके आ जाएंगे, सिस्टम ठीक है। बना सकते हैं, हाँ, प्यूरिफाई कर सकते हैं, फिल्टर प्लांट बना सकते हैं जहाँ पे कि पानी वायु सबसे वेस्ट ना हो ज्यादा, हमारा। हाँ, या जैसे लिटरेसी हाँ जी। रेट बढ़ाना, हमें पता है लिटरेसी रेट कम है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल लेवल पे लेके आएंगे, यही सबसे बड़ा हमारा एनईपी का मोटिव है इस समय। 2030 तक 100% प्राइमरी क्या? यूनिवर्सल, प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन 100%। ये एनईपी का वो है हाँ, मोटिव। एनईपी दो 2028 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अच्छा ओके। तो वो एक क्या थी, हम चाहते हैं सब पढ़े, हमारा लिटरेसी रेट बढ़े, पर कैसे बढ़ेगा, तुम प्राइमरी एजुकेशन तो बेसिक, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको बचपन से ही क्लियर करने पड़ेंगे ना। ए को ए तो आप तभी सिखाओगे ना जब बच्चा छोटा होगा, अब ए को आप जब वो 50 ईयर्स का हो जाएगा तब थोड़ी पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा, कि टेंडेंसी माइंड की चेंज हो चुकी है, ठीक है। देन ऑफर इज सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, मतलब ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम आई है, ग्लोबल वार्मिंग ले लो, ठीक है, या फिर जैसे कि कभी हमारे हमें हमें प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ानी है, ठीक है। एक ना, आई थिंक दिल्ली में ही एक ज्वेलर है, मतलब वो, जैसे मेरा नंबर है उसके पास है, अब वो कहाँ से आया मुझे नहीं पता। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके, जैसे अब आपको पता है कि दिल्ली में किसी भी चीज की इतनी ज्यादा शॉर्टेज होती नहीं है, सब कुछ एक्सपांशन के फॉर्म में मिलता है,
तो यहाँ पे जो ज्वेलर है उसकी हो सकता है सेल कम हो रही है या कुछ भी हो रहा हुआ। तो व्हाट दे आर स्टार्टिंग, इन्होंने इस तरीके से एक वीडियो बनाई है कि उनके सारे एम्प्लॉयज अलग अलग जगह खड़े हैं, अलग अलग काउंटर में खड़े हैं। कोई बैंगल्स के काउंटर में खड़ा है, कोई नेकलेस के काउंटर में खड़ा है, कोई इयर रिंग्स के काउंटर में खड़ा है, और उस तरीके से वो पूरी वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट दे आर डूइंग, ऑफर अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि दे आर अप्रोचिंग अस कि वी हैव दिस मच ऑफ प्रोडक्ट्स इन आवर ज्वेलरी शॉप, whenever you want you can come and have a visit। होता है ना। तो वो उनका क्या तरीका था, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, एंड व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, देयर प्रॉब्लम इज कि उनका सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो दे फाइंड द सॉल्यूशन दैट दिस वे वी कैन इंक्रीज अवर सेल। और कभी कभी आप देखोगे ओकेशंस के टाइम पे what लोग स्टॉल्स लगाना शुरू करते हैं, मेला लगना शुरू होता है, एडवर्टीजमेंट का ये तरीका होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। दिल्ली में जो रहता है भावना और निवेदिता, विंटर कार्निवल लगने वाला है मेरे बेटे के स्कूल में दिसंबर में, आओगे तो चलना, मैं आप लोगों को पासेस दे दूंगी, ठीक है, मेरे से कांटेक्ट कर लेना उस पर, दिसंबर में होगा। अगर आप लोगों के तब तक एग्जाम खत्म हो गए तब की तो बात अलग है, लेकिन आप लोग अगर यही रहोगे तो देखना यहाँ के कार्निवल्स कैसे होते हैं। यहाँ पे इतने लोग आते हैं, मतलब क्योंकि वो स्कूल के दिल्ली लेवल पे है, तो और दूर दूर से के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उसमें सारे के सारे इतना, मतलब यहाँ पे जनवरी विंटर्स में ये बड़े फंक्शन चलते हैं स्कूलों में। तो विंटर कार्निवल का क्या मतलब होता है, एक तो उससे आपको क्या होता है, स्टॉल के पैसे स्कूल वालों को मिलते हैं, स्कूल वालों को फंड मिलता है। जिसने नया नया बिजनेस डाला है वो क्या करता है, अपनी अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट के लिए वहां पे स्टॉल लगाता है, बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग। तो कोई ना कोई आता है, आपको पैम्पलेट बांटने के लिए जो लड़का रखना पड़ता है वो आप खुद दे सकते हो। और एक तो मैंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट देखा था, लास्ट ईयर की बात बता रही मैं आपको, आई थिंक वो कोई इंस्टीट्यूट है, आकाश था या कौन था, व्हाट दे आर डूइंग, वो ना उन्होंने गेम रखा था, गेम वाज फ्री, बट उसकी जगह पे आपको उसके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब को और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे वो वहीं पे उनको आपको सब्सक्राइब करना था, पता है। और मुझे स्टार्टिंग में बड़ी ही अच्छी लगी, मैंने कहा सही है, आपने स्टॉल के पैसे तो दे ही दिए, तो एटलीस्ट आप ऐसे पैसा नहीं कमाता हो पैसे, तो अल्टीमेटली वो क्या किया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। आपके अगर यूट्यूब में भी सब्सक्राइबर अच्छे हैं, रीच अच्छी है, तो आप यू कैन गेट द मनी फ्रॉम द यूट्यूब ऑल्सो। तो अल्टीमेटली देयर मेन मोटिव इज दैट हाउ कि टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो उन्होंने वो वैसे कर लिया। तो वो क्या हुआ, वो उनकी सॉल्यूशन, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका था। देन रिव्यू एंड सिंथेसाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये क्या करोगे, इसको समझाओ, कौन समझाएगा, और मुझे एग्जाम्पल के साथ समझाना। सिंथेसाइज का मतलब क्या पढ़ा था हमने टीचिंग में, मैम मतलब जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है, मतलब जो है, उसको सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज करना मतलब कैसे, अह, सम- सिंथेसाइज का क्या मतलब पढ़ा था हमने इसमें, मैम ऐसे मतलब हमने उसको ध्यान creative- नहीं एक हो रहा है। मतलब अनइवन फॉर्मेट से उसको प्रॉपर एक इवन फॉर्मेट में करना जो कि सिंथेसाइज की हमको समझ एग्जैक्ट भी आए। मतलब बताओ मुझे पहले तो। मतलब किसी चीज को एनालाइज, मतलब कह सकते हैं कि को तोड़ तोड़ के, भापना, मैम हाँ, तो भापना। सिंथेसाइज का अंडरस्टैंड मतलब करना। क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हाँ, हुआ। इसको एग्जाम्पल के साथ समझाओ मुझे। मैम जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, अगर हम्म हम जैसे अपनी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक हम्म है, सपोज करो मुझे एक चैप्टर है, जैसे कि लेट सपोज कोई भी चैप्टर है, जैसे रॉक एंड मिनरल ले लेते हैं, तो मुझे हम्म, टफ लग रहा है, काफी हाँ, टफ लग रहा है, तो उसको तो क्या सबको ही करूंगा, लग मैं रहा है, बार बार मुझे उसको, फीडबैक आ गया है। हाँ, उसको रिव्यू करूंगा उस चैप्टर को मैं, उसके बाद सिंथेसाइज करूंगा उसकी जितनी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो मेरे पास भी है, जो मैम ने पढ़ाया हुआ है, जो बुक पे लिखा है, सारी नॉलेज जो है उसको सिंथेसाइज करूंगा एक प्रॉपर वे में, हम्म, अपनी उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज की वजह से, ताकि मैं उस चीज को अच्छे से पढ़ पाऊँ, उसमें इम्प्रूव कर पाऊँ। ये इसका मतलब हुआ कि मेरी प्रॉपर रिसर्च हो जाएगी, मेरे को पता हाँ, होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें क्या है। ये इसका देखो मतलब। एक चीज होती है ना, जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है यार बहुत ज्यादा, बट जब आप सिस्टमैटिकली उसको बैठ के सिलेबस के साथ तोड़ तोड़ के उसको करते हो, तो आपको लगता है अरे ये तो समझ आ जाएगा। होता है, आप एक ममता मोमेंट ऐसा जरूर सबके साथ आया हुआ होगा या आता भी है कि आपको लगता है यार ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग वो हो गया। इसीलिए मुझे मुझे हमेशा लगता है कि धन्य हो उसका जिसने एक टाइम शब्द बनाया।
कि जब टाइम की सुई चलती है ना तो सारे काम हो जाते हैं, सारे काम। तो वो धन्य है उस चीज का कि भाई टाइम किसी ने बनाया। तो रिव्यू एंड एग्जिस्टिंग आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है। देखो अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक्सीडेंट हो गया है ये हमें पता है, ठीक है, बट उस एक्सीडेंट को किसने किया उसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, दैट यू नो दैट दैट एक्सीडेंट ऑलरेडी डन या मर्डर ऑलरेडी डन, ठीक है, वो हो चुका है, वो नॉलेज आपके पास है। बट हु डिड दिस, हु इज द मेन कल्प्रिट, उसके लिए आपने क्या किया, उसके घर गए, चीजों को देखा समझा, बाहर बैठ के आने जाने वालों का टाइमिंग नोट करी, कौन आता है कौन जाता है, किसके प्रति किसका कैसा टर्म है, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। तो सिंथेसाइज क्या की, उस चीज को जो चीज आपके पास नॉलेज थी उसको प्रूव करने के लिए आपने चीजों को ब्रेक डाउन किया एंड देन यू केम टू द कंक्लूजन कि ही इज द कल्प्रिट, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे रिसर्च के, समझ आ गया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज की विशेषता, ठीक है। अब विशेषता में ये 12 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, और ये ऐसे ही टर्म है इसके, ठीक है, ये ऐसे ही टर्म है। एक्यूरेसी, क्रेडिटेबिलिटी, जनरलेबिलिटी, इंपीरिकल रिसर्च, सिस्टमैटिक, कंट्रोल फैक्टर, साइक्लिक, लॉजिक एंड रेप्लिकेबल। अब पहला हम देखते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब समझते हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव का मतलब वो उद्देश्य वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैम दिस एम वाला। हाँ, दिस ऑब्जेक्टिव इज साइंटिफिक, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक, यानी हमारी जो रिसर्च है ना, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस। हमें जो भी रिसर्च करना है, जैसे एक एग्जांपल है, somebody in your family is in a police, right, और आपके फैमिली मेंबर ने किसी ने कोई गलत काम किया, यू कैन नॉट बी बाइस्ड बिकॉज वो आपके फैमिली मेंबर है, आपको उसको पनिशमेंट तो देना ही होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए बोला, लेकिन रिसर्च में आप क्या करोगे, दो चीजों की रिसर्च कर रहे हो, जैसे सपोज करो कि जैसे एग्जांपल आप मेल कैंडिडेट हो, आप फीमेल हो, अगर आप किसी चीज पे आप मेल हो, आप मेल का डेटा लगा रहे हो, तो आप किसी भी चीज को अपने फेवर में करने के लिए डेटा एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट बी, योर रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम योर पर्सनल बायसनेस, ठीक है। ये आपके इमोशनल के बेस पे नहीं होना चाहिए, पर्सनल लाइकिंग के बेस पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फैक्ट्स बेस्ड, ठीक है, साइंटिफिकली होनी चाहिए कोई भी रिसर्च, ठीक है। देन सेकेंड है था रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है इट रिफर्स whether or not you get the same answer by using an instrument to measure something more that once. In simple terms, research reliability is the degree to which research method produce stable and consistent results, and it can be termed as verifiability. Reliability का मतलब होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, उस रिसर्च में आपके रिजल्ट जो भी आता है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपकी जो रिसर्च का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। जैसे सपोज करो शिवानी ने किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करी, मान लो लिटरेसी रेट का डेटा निकाला नैनीताल का, ठीक है, शी डन विद द रिसर्च, उसने कहा कि ठीक है हमारे यहाँ पे इतने मेल है, इतने मेल में इतनी फीमेल लिटरेट है, इतना इतनी मेल इतनी फीमेल इलिटरेट है, ठीक है। तो उस रिसर्च जो होती है उसमें, अगर उस रिसर्च को नमन ने कंडक्ट किया, उस रिसर्च को निवेदिता ने कंडक्ट किया, उस रिसर्च को अगर भावना ने कंडक्ट किया, बट रिजल्ट शुड बी द सेम, या फिर उस रिसर्च को आपने 2 दिन बाद किया तो भी सेम होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन में लिटरेसी रेट नहीं बढ़ता, ठीक है। तो रिजल्ट में शुड बी कंसिस्टेंसी, दैट इज योर रिलायबिलिटी, यानी वॉट एवर द रिजल्ट यू हैव गिवन, इट शुड बी रिलायबल। उस रिजल्ट पे बाकी लोगों की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब बाकी लोग आप पे विश्वास कर सके, और उसी डिग्री को हम वेरिफिएबिलिटी भी कहते हैं, बिकॉज इट इज वेरीफाइड कि हाँ रिजल्ट जो है कंसिस्टेंट है, ठीक है। इफ एनी रिसर्च yields similar result each time, then it is undertaken with a similar population in the given context and with a similar procedure, it is termed as the verifiability. अब आपका रिजल्ट सेम है तो हम कहते हैं कि जी पॉपुलेशन भी आपकी सेम होनी चाहिए, कंटेक्ट भी सेम होना चाहिए। अगर मैं लिटरेसी रेट देख रही हूँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 20,000 लोग हैं तो मेरा डेटा भी 20,000 का होना चाहिए,
अगर शिवानी ने इस पर रिजल्ट निकाला है, तो अगर कोई और बंदा निकाल रहा है तो इसका पॉपुलेशन, अगर मान लो नमन इस पे रिसर्च कर रहा है, तो नमन के लिए भी डेटा यही होना चाहिए, और नमन के लिए भी इस प्लेस नैनीताल ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपकी रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होगी। देन देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेन रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी जो होती है वो 4 टाइप की होती है। अब 4 टाइप की कौन कौन सी होती है ये हम देखेंगे। समझ आ गया रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन योर रिजल्ट। अब टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या होता है? द सेम टेस्ट ओवर द टाइम। जैसे सपोज करो कि आपने आज एक टेस्ट किया लिटरेसी रेट का, एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है? या जैसे एक एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका कलर ब्लाइंडनेस। किसी भी जैसे देर आर सो मेनी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव जिसमें आपको आई का चेकअप करते हैं, स्पेशली पायलट्स वगैरह में। ठीक है, अब मान लो आपका टेस्ट आज हुआ, आपका टेस्ट 4 दिन बाद हुआ, बट रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि आज आप आपका आई कलर ब्लाइंडनेस में कोई आपको कलर ब्लैक की जगह पे व्हाइट दिख रहा है। होता है ना कई बार, कि कई बार हमें कलर पिंक होता है, लेकिन हमें हमारी कलर आईज जो है उसका चीजें उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही है, तो हमें वो कलर पिंक की जगह पे कुछ और कलर दिखता है। दैट इज वेरी लाइट। बट एक प्रोफेशन में अगर हमें पूरी कलर ब्लाइंडनेस चाहिए नहीं, तो हम उसका सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। जनरली पुलिस वगैरह में और ये आपके इसमें पायलट्स वगैरह के ट्रेनिंग्स में देखते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आप वो टेस्ट आप आज करो या वो टेस्ट आप 4 दिन बाद करो, कलर ब्लाइंडनेस तो रहनी ही चाहिए। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज नहीं कि वो एक दिन में चीजें इंप्रूव हो। जो आपकी बाय बर्थ है वो कैसे इंप्रूवमेंट होगी? हाँ, आपकी हेल्थ डिटोरिएट है, मतलब आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप 4 दिन बाद आप डाइट ले रहे हो इसलिए वो ठीक हो गई है, तो इट मीन्स कि जो आपका डेटा था जिसपे आप टेस्ट कर रहे थे, यू हैव डन सम, उसमें मैनिपुलेशन किया आपने। मैनिपुलेशन कैसे किया? आपने दवाइयां दी, आपने हेल्दी डाइट ली, तब तो जाके 4 दिन बाद उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ ना। बट हमने यहाँ पे क्या कहा है कि सेम पॉपुलेशन सेम वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो टेस्ट रीटेस्ट का मतलब होता है कि इट मींस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन यू रिपीट द सेम टेस्ट ऑन द सेम सैंपल एट ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम डिफरेंट है, बस टाइम डिफरेंट है। हमने लेकिन सैंपल सेम लिया है, बंदा सेम लिया है, लेकिन टाइम डिफरेंट है। तो इसमें हम वही एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हमारी चीजों को चेंज करने की ज्यादा, हमने क्या कर रहे हैं, टाइम डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन सैंपल तो हमने सेम लिया ना। अगर कलर ब्लाइंडनेस में हम सेम पर्सन का कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे, उसको आज करें या 4 दिन बाद करें, वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं आएगा। ठीक है, तो वी यू यूज इट व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग दैट यू एक्सपेक्ट टू से कांस्टेंट इन योर सैंपल। और ये हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हम वहीं पे लेंगे जहां पे हमें पता है कि हमारा सैंपल सेम आना है। सैंपल शुड बी द सेम ओवर देयर। ठीक है, ये जो मैंने आपको समझाया, ए टेस्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस फॉर ट्रेनी पायलट एप्लीकेंट शुड हैव हाई टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस इज द ट्रेट दैट डज नॉट चेंज ओवर द टाइम। समझ आया कि ओवर द टाइम इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, इसलिए इस केस में हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है हमारी, यानी हमारा जो डेटा है वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, यानी विश्वसनीयता है, क्योंकि हमने सेम सैंपल को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे भी टेस्ट करके देख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? अब ये बेटा एग्जाम्पल है, ये पीपीटी शेयर करूंगी तो ये लोग आप लोग गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आपको अभी समझ में आ गया, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया शिवानी? मैम मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि जब रिजल्ट चीजें होंगी तो उनमें रियलिटी होनी चाहिए। हाँ, विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब मेन टर्म जो वर्ड यूज होगा इसका विश्वसनीयता की, यानी आप जो रिसर्च कर रहे हो, बिकॉज योर सैंपल इज सेम बट यू हैव चेंज द टाइम, यू हैव चेंज द पर्सन, बट आपका परफॉर्मेंस सेम है, तो यानी आपका जो ये है रिसर्च है वो रिलायबल है। ठीक है, अब सेकंड आता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि सेम सैंपल था, टाइम सेम था, बट डिफरेंट पर्सन हैव टेकन द रिसर्च। एक टाइम में आपने शिवानी ने किया, अगले टाइम पे नमन ने किया, उसके अगले टाइम पे निवेदिता ने किया, बट सैंपल शुड बी द सेम। देयर आर डिफरेंट ऑब्जर्वर। अब डिफरेंट ऑब्जर्वर के हिसाब से लिटरेसी रेट जितना शिवानी ने दिया था उतना ही है। इट मीन्स कि योर टेस्ट इज रिलायबल, योर रिसर्च इज रिलायबल। ठीक है, जैसे कभी कभी होते नहीं यार, मैंने तो चेक कर लिया, एक बार तू क्रॉस चेक कर ले, करते हैं ना। मैंने तो नमक चख लिया सब्जी में, आप चख लो। इफ द सेम पर्सन, हाँ इट्स ओके, इट मीन्स कि नमक ठीक है, मैंने कहा था हाँ ठीक है तो ठीक है ना।
इंटर डेटा रिलायबिलिटी, हालांकि रिसर्च के टॉपिक को नमक के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बट जस्ट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड वो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। इंटर डेटा रिलायबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, measure the degree of agreement between different people observing or assessing the same thing, ठीक है। You use it when the data is collected by the research assessing rating, scores and categories to one or more variables. ये क्यों important है? People are subjective, so different observer perception of situation and phenomena naturally differ. हर people का perception अलग अलग होता है, लेकिन अगर सभी लोग एक ही राय पे आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, इसका मोटिव सेम ठीक है। So reliable research aim to minimize subjectivity as much as possible so that a different research could replicate the same result. When designing the scale and criteria for data collection, it's important to make sure that different people will rate the same variable consistently with minimal bias. Okay? This is especially important when there are multiple researchers involved in the data collection analysis. ये होता है ना कि भाई आप मान लो आप चारों लोग सेम रिसर्च कर रहे हो, सेम टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, अपने हिसाब से निकाला, आपने अपने हिसाब से निकाला, आपने अपने हिसाब से निकाला, मल्टीपल रिसर्चर हो गए, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपके हिसाब से वो रिलायबल है, लेकिन आपने एक फाइनल रिसर्च करने के लिए अपने गाइड को दे दिया, व्हेन ही सेड हाँ इट्स ओके, इट मींस रिलायबल, ठीक है। इंटर डेटा रिलायबिलिटी एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल है, ए टीम ऑफ रिसर्च ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ वुंड हीलिंग इन अ पेशेंट। एक टीम है जिन्होंने क्या देखा कि एक पेशेंट्स जो है उनको चोट लगी हुई है, तो उसकी हीलिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है। To record the stage of healing, rating scale are used with a set of criteria to assess various aspects of wounds. The result of different researchers assessing the same set of patients are compared, and there is a strong correlation between all sets of results. So the tests are high inter-rater reliability. जैसे सपोज करो, इसमें क्या समझा रहा है कि एक पेशेंट है जिसको चोट लगी है, ठीक है, वो घायल है, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, वहां पे जिसको मान लो वो रात को आया था, रात में किसी और डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी। आप देखोगे जब डॉक्टर्स ओपीडी में चेकिंग के लिए जाते हैं तो दे हैव समथिंग इन हिज हैंड, उसका रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं, एंड देन दे आर टेक कम ज्यादा ये सब चीजें करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर सेम मान लो उसने डॉक्टर ने बोला कि हाँ ही इज ओके नाउ, आप उसको डिस्चार्ज करा सकते हो, या एक ने देख के गया नहीं अभी नहीं, अभी हीलिंग नहीं हुई है, आपको टाइम लगेगा, देन आफ्टरनून में दूसरा डॉक्टर आया, उसने भी सेम व्यू दिया, देन इवनिंग में सेम डॉक्टर आया, दूसरा डॉक्टर आया, उसने भी सेम व्यू दिया, देन उसको डिस्चार्ज किसमें मिला, आपको चौथे दिन में मिला। लेकिन चौथे दिन में क्यों मिला, क्योंकि सारे के डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या थी कि हाँ इसकी जो चोट लगी उसमें हीलिंग अभी प्रोग्रेसिव इतनी नहीं है कि इतने दिन में ठीक हो जाएगी, इनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैक्सिमम टाइम देखोगे आपके डॉक्टर्स जब चेकिंग के लिए आते हैं, राउंड पे आते हैं, डिफरेंस होते हैं क्योंकि सबकी ड्यूटी अलग अलग लगती है, लेकिन जब सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं तो यानी वो क्या हो गया आपका इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, ठीक है। द टेस्ट हैज हाई इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। समझ आया बच्चों? देन पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी मेजर्स द कोरिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ अ टेस्ट। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे एनटीए पेपर बनाती है, ठीक है, एनटीए क्या करती है, आपकी सेट्स अलग अलग होते हैं, ए बी सी सेट्स अलग होते हैं, बट उन सेट्स में जो टेस्ट की जो बनाने की जो ये होती है टफनेस एंड इजी, वो इक्वल होती है। अगर किसी में डीआई टफ दे दिया तो किसी में बाकी क्वेश्चन टफ दे दिया, बट अगर ओवरऑल एवरेज अगर आप निकालते हो तो इट इज द सेम टेस्ट। मैंने वही दो टेस्ट पेपर बने, दोनों टेस्ट पेपर एक टाइम पे मैंने शिवानी को दिया, चलो मैंने 3 टेस्ट पेपर बनाए, ठीक है, 3 टेस्ट पेपर बनाए, ये चलो 4 बना दिए, ठीक है, एक एक मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ए बी सी डी। अब पहले मैंने ए दिया, बी दिया, सेम, यानी ए बी सी डी सभी ने किया, यानी एवरीबडी हैज सॉल्व द ऑल 4 टेस्ट पेपर्स, सारे टेस्ट पेपर सॉल्व किया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे टेस्ट में डीआई बड़ा टफ था, आप कहोगे नहीं मेरे टेस्ट में ना डीआई तो ठीक था लेकिन टीचिंग के क्वेश्चन टफ थे। तो अगर एवरेज देखा जाए तो सारे टेस्ट पेपर का जो एट द एंड ऑफ द रिजल्टेंट रिलायबिलिटी थी वो सेम थी, कि हमने किसी भी एक सेट में ऐसा नहीं किया कि एक सेट को बहुत इजी बना दिया और एक सेट को बहुत टफ बना दिया। उनमें क्वेश्चंस में हमने चेंजेस करे हैं, बट ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो इट इज द सेम, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी।
कि by creating a two test but our correlation between the two is the same is the parallel form of reliability, यानी विश्वसनीयता है। और ऐसे एनटीए के पेपर में आप देखोगे 2 सेट बन रहे, 3 सेट बन रहे, या जिसे कहते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 इजी आया था, इवनिंग शिफ्ट में पेपर 2 डिफरेंट आया था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में डीआई इजी आया था, इवनिंग टेस्ट पेपर में डीआई टफ आया था, बट इसमें बाकी क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। क्वेश्चन जनरली सेम नहीं होते हैं, ठीक है, आगे पीछे होते हैं चीजें। तो ये हो गया पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी मेजर द कोरिलेशन बिटवीन टू इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ अ टेस्ट। You use it when you have a two different assessment tools and set of question designed to measure the same thing. ठीक है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, इसको रीडिंग कर लेना, इसमें बाकी कुछ है नहीं। अब हमारा आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंसिस्टेंसी असेस द कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल आइटम्स इन अ टेस्ट दैट आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसकी आपस में कोरिलेशन होना चाहिए, तभी तो वो आपके रिलायबल बनेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? सेम। जैसे सपोज करो कि आई हैव क्रिएटेड ए क्वेश्चनरी ऑन दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेस लेवल इन यंग जनरेशंस। ठीक है, मैंने पहला ऑप्शन दिया हेडेक, मैंने दूसरा ऑप्शन दिया सेडेंटरी लाइफ, मैंने तीसरा ऑप्शन दिया बिकॉज ऑफ द मैरिड लाइफ, देन चौथा ऑप्शन दिया कि यू हैव लेस सैलरी। ठीक है, या मैंने पांचवा एग्जांपल कुछ और दे दिया, या मैंने पांचवा एग्जांपल दे दिया कि मतलब यू कैन राइट योर ओन। तो राइट योर ओन में क्या क्या आ गया? किसी ने बोला कि मैम मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, मेरे घर में हल्ला बहुत होता है, इसीलिए मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, मेरे को सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। तो दिस कैन बी द मेजरिंग पॉइंट फॉर द स्ट्रेस लेवल। You have overburden, that can be the measuring scale point, right? But आपको आपके बच्चे तंग करते हैं, ये आपका स्ट्रेस लेवल का नहीं होना चाहिए। दैट यू कैन, आप उस पर काम कर सकते हो। यानी आपका जो क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो कि आई वांट द डेटा ऑल ऑफ यू दैट टू चेक द सिंपैथेटिक पैटर्न ऑफ योर्स। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चनरी बनाई कि मेरे को चेक करना है कि क्या आप जब किसी को अंधे को देखते हो तो रोड क्रॉस कराते हो? टिक यस। ठीक है, या फिर अगर किसी को भूख लगी तो आप उसको खाना खिलाते हो? टिक यस। ठीक है, या फिर किसी को कोई आपका नीडी आ गया और आप खाना खा रहे हो लेकिन आपको लगा वो नीडी है तो आपने उसकी हेल्प कर दी। ठीक है, और अचानक से मैंने क्वेश्चन कर दिया कि हाउ ओल्ड यू आर यू मैरिड, हाउ मेनी किड्स यू हैव। तो इस क्वेश्चन में क्या हुई? इंटरनल कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन हो गई। इंटरनल कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन हो गई तो डेफिनेटली आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं होगा, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सम अदर ट्रैक। So whenever you are making your questionnaire, your question should be the internal consistent. ठीक है, आप नहीं कर सकते। आप देखो, आप खुद को याद करो, कभी आपने रिसर्च करी है या अभी कुछ कर रहे हो तो, जैसे आप नमन सिंगर है, ठीक है, नमन को किसी सिंगर के बारे में चीजें फाइंड आउट करनी है। अब वो मान लो अगर आपको कोई सिंगर पसंद है तो आप क्या करोगे? आप उसके गाने की कलेक्शन को देखोगे, उसके पिच को देखोगे, उसके इंस्ट्रूमेंट को देखोगे। आप उसमें नहीं घुसोगे कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, उसके कितने अफेयर थे, उसकी कितनी शादियां टूटी, दैट इज आउट ऑफ दिस। ठीक है, कि आपको चेक करना है कि आपको किन सिंगर्स का कलेक्शन लेकर के आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो आप उसमें अपनी चीजों को चेंज नहीं कर सकते। यानी आपकी जो रिसर्च थी, आप अपने एक सही गाइडेंस को, सही गुरु को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। विच इज जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई हैव गिवन द एग्जांपल। रिसर्च में अलग चीजें भी होती है। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए। हाँ, मतलब जैसे ये इंटरनल कंसिस्टेंसी है ना, मतलब ये है कि चीजों को लेके हमारे अंदर से कितना हम कंसिस्टेंट है। हाँ, इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब कि आप जो भी चीजों को बना रहे हो ना, उसके इंटरनल में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें हम स्प्लिट हाफ मेथड भी यूज करते हैं, यानी मेथड्स को दो में डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे अगर आपकी हाइट चेक करनी है तो मैं हाइट की दूंगी, सडनली मैं हैप्पी का इंडेक्स नहीं डाल के दे दूंगी। जैसे सपोज करो कि मुझे आपकी हाइट चेक करनी है और हाइट फॉल अंडर द 5 फुट 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, और फिर बीच में मैंने आपको स्माइली और सैड का ऑप्शन दे दिया, तो मेरे क्वेश्चन में इंटरनल कंसिस्टेंसी कहाँ आई? नहीं आई ना।
या फिर जैसे मुझे आपकी हैप्पीनेस को चेक करना है, हैप्पीनेस को चेक करना है, तो हैप्पीनेस का आपका जो रेशियो होता है वो कैसे हो सकता है कि जैसे सपोज करो इसमें मैंने जैसे इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया कि आपके क्वेश्चनों में अंदर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। समझ आया शिवानी? नहीं? अगर नहीं आया तो अभी पूछो, फिर आगे बढ़े, नहीं तो मैम किस कोई किसको समझ आ वैसा गया? निवेदिता आपको आ गया? हम इंटरनल कंसिस्टेंसी मीन्स एक लेवल के बाद वो जो मैं जेएस की पढ़ाई कर रही हूँ, आज मैंने 5 घंटा पढ़ाई किया, कल मैंने फिर वो 5 घंटा पढ़ाई किया, ऐसी है ना ये कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, हाँ। हाँ वो हाँ टाइम वैसे मेंटेनेंस एक है। जैसे सपोज करो यू हैव सेट सम गोल दैट इन 15 days आई विल कंप्लीट माय दिस टॉपिक, राइट? फॉर दैट यू हम्म। हैव वर्कड ऑन दैट कि मुझे इतना 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 काम करना है डेली। ठीक है? उसमें हम्म। आपने अपने सोने का, अपने खाने का, अपने पीने का, अपने फ्रेश होने का सारा टाइम निकाल दिया। एंड यू हैव सेट द गोल कि दैट एवरी डे आई हैव टू गो टू द 5, ठीक है, 5 hours यू हैव टू स्टडी। अब आपने सेट कर दिया 15 दिन में काम कंप्लीट करनी, 5 घंटे रोज पढ़ना है। तो आपको 5 घंटे रोज पढ़ना है इफ यू वांट द रिजल्ट, if you want to be reliable on your data, that yes, हम्म। by giving 5 hours of our study I can complete this much of unit in this period। ठीक है? लेकिन अब अगर आपने अचानक से उसमें जो 5 घंटे जो आपको पढ़ने थे उसमें आपने ब्रेक डाउन करके आपने कुछ और इंडेक्स डाल दिया, तो ऑब्वियसली आपका जो टारगेट था, आप अपने ही अगर आप कहो कि ना जी ना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मैं कंप्लीट क्या कर लेती हूँ? आप एक रिसर्च का टॉपिक ही तो बना रहे हो कि मुझे इतने दिनों में अपना ये टॉपिक कंप्लीट करना है। उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी कि मैं 5 दिन करूंगी। और आज ये आपका रिसर्च का टॉपिक है कि क्या मैं वाकई में इतने दिनों में, 15 दिनों में मैं 5 यूनिट कंप्लीट कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। और 5 5 मिनट कैसे कंप्लीट कर पा रही हूँ? बाय गिविंग 5 hours डेली। ठीक है? अब आप उसकी कंसिस्टेंसी तोड़ दोगे तो आपका रिसर्च कैसे कंप्लीट होगी? दैट यू कैन नॉट से दैट यस इन 15 days आई कैन कंप्लीट माय 5 units, यू कैन नॉट से दैट। तो डेटा कैन नॉट बी रिलायबल, उसमें विश्वसनीयता होगी ही नहीं, आप ये किसी को नहीं कह पाओगे। हालांकि आपकी अपनी चीजें हैं, लेकिन ऐसी हम चीजें प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं या फिर जो हमारे लिए टॉपिक होता है उस पर करते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के पॉइंट है, रिसर्च आप इन पे थोड़ी करोगे। रिसर्च तो आप उन चीजों पे करोगे जो आपके सोसाइटी के लिए हेल्पफुल रहेगा, उन टॉपिक्स पे करोगे। ठीक है? किसको समझ नहीं आया? नमन आपको आ गया? हम्म? भावना आपको आ गया? नमन आपको आ गया? समझाओ जरा, बच्चों को समझा दो। आ गया मैम। नहीं ऐसे मत वो डरो, नमन अच्छा समझाएगा, डरने की नहीं जरूरत नहीं नहीं मैम है आ शिवानी। गया। हम्म, एक बार मैम रीड आउट कर लूँ मैं इसको थोड़ा सा कि अच्छा समझा सकूँ। हाँ बताओ, चलो रीड आउट करो, ए- फटाफट करो। हाँ जी हाँ जी, सारा समझाना है या खाली इंटरनल कंसिस्टेंसी? इंटरनल, इंटरनल, ओनली इंटरनल, इंटरनल में दिक्कत है ना ओके उनको। ओके। मुंह थक गया मेरा बहुत। एक मिनट आए, समझे तब। ये भी बेसिकली कंसिस्टेंसी है, मतलब एक रिलायबिलिटी का सोर्स है किसी भी चीज का, कि अगर हम किसी टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं तो वहां से एक रिलायबिलिटी हमको पता चले उस टेस्ट की वो कितना हद तक सही है। ऑलमोस्ट यही है इसमें।
आगे समझ में नमन? समझा दिया नमन ने? यस मैम। शिवानी समझ आया? यस मैम। आ गया? यस मैम। बता दो अब जरा, क्या समझ मैम आया? जो मैं सोच रही थी वही है ये। क्या सोच रहे थे आप, बताओ। मतलब मैम जो पहले ही समझ में आ गया था जो आपने समझाया था। तो बता दो ना, वर्ड्स में बता दो। मैम मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ, हम्म और उस रिसर्च को करते वक्त मैं कह सकते हैं ओवरऑल कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ, कि मैं अपनी चीज़ों को रेगुलरिटी रख रही हूँ और उसमें हम्म किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही हूँ, उसके मतलब कितना, मतलब मैं उसको डेडिकेशन से कर रही हूँ। दैट इज यही चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ठीक है, लेकिन आप जब रिसर्च कर रहे हो तो यू हैव टू मेक सम क्वेश्चनरी। आप क्वेश्चनरीज बनाओगे। क्वेश्चनरीज में मैंने सपोज करो, मैंने आपको बोला कि यार मैं ना रिसर्च कर रही हूँ, उस रिसर्च के लिए ना मुझे थोड़ा एक आप लोगों की इंफॉर्मेशन का डेटा चाहिए। ठीक है। हम्म। मैंने आप लोगों को बोला कि इट विल बी जनरल डेटा, मतलब कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि स्ट्रेस लेवल चेक करना है कि क्या स्ट्रेस लेवल है। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग तो स्ट्रेस लेवल से करी, लेकिन मैंने क्वेश्चन में पीछे से डाल दिया कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते कि नहीं करते। तो मेरे क्वेश्चंस की क्या हो गई, इनकंसिस्टेंसी हो गई, तो मेरा रिजल्ट तो रिलायबल आएगा ही नहीं। ठीक है। और इसको हम दो वे में भी कर सकते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम इंटरनल कंसिस्टेंसी जो मेथड होता है ना, इसके अंदर स्प्लिट हाफ मेथड भी यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है ना कि इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या, कि स्प्लिट हाफ मेथड किसमें यूज होता है, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी में होता है। ठीक है? जैसे सपोज करो ये करो, ये वाला। ये पढ़ो, इसको फटाफट से पढ़ो, गो थ्रू हो जाओ। मैम और ऊपर मुझे, वाला एग्जाम्पल। हाँ हाँ, एग्जाम्पल इंटरनल कंसिस्टेंसी का ये। और इसका ये अदर एस्पेक्ट्स है। आगे समझ में? आगे बच्चों? अरे यस नो कुछ तो बोल दो। नहीं आया समझ? नहीं मैम, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी एक बार आप समझा दो। समझा दूं? हम्म। किसको आया समझ में? नमन आपको आ गया? बातें बाद में कर लेना भाई, इधर सुन लो। नमन समझ आ गया मैम आपको? मतलब ये है कि यस इसमें मैम, अगर यस। आगे समझ में? कंसिस्टेंसी, हाई रेटिंग्स। ठीक है। अब मुझे इसको समझाओ तुम लोग, क्या समझ में आया? कौन समझाएगा? नमन समझाएगा, निवेदिता, बताओ, शिवानी कौन समझाएगा, भावना कौन समझाएगा? देखो मुझे तो नहीं आया, तुम लोग समझाओगे मुझे। बस मैम मैं 3-4 मिनट में आता हूँ। क्या आप कहाँ जा रहे हो तुम? है, खाना खा लिया, चाय पी ली? नहीं मैं वो आया, क्या बोलते हैं, पौधे बेचने वाला, हमने उससे मिट्टी खरीदी है मैम। तो वो बेचारा पैसे नहीं ले रहा, तो मैम फिर हमने सोचा कि जल्दी आ, पैसे जल्दी नहीं ले जाओ, रहा तो जल्दी आओ। उसको पौधा आने खरीद के लेता बाद, हूँ उससे मैम। हाँ ठीक है। ऐसे क्यों फ्री में लेना है किसी से। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी आओ। बताओ निवेदिता, और ये बताओ। कोई बात नहीं, देखो इससे ना आपका क्योंकि आपकी चीजें खुद बाहर आएंगी, आप लोग समझने की कोशिश करोगे ना। देखो बेसिक मैंने आपको समझाया, इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है। ठीक है। उसको समझने की कोशिश करो, उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो।
मैम मतलब ओवरऑल ये कह रहा है कि जो इंटरनली कंसिस्ट मतलब होके अगर हम चीजें करते हैं तो हम बोलेंगे कि जनरली हैव हाई रेटिंग्स। हाँ, मतलब दैट हमारी जो इंटरनल मतलब ये है। कंसिस्टेंसी हाई है, इंटरनल हम्म कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी हाई है, ठीक है। और इंटरनल कंसिस्टेंसी में वी आर यूजिंग द स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड में क्या करते हैं कि हम चीजों को एसेस करने के लिए दो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे दो पेपर बना दिया है ना, ये अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये क्या करती है, पेपर बनाया, पैटर्न चेंज किया, मतलब आपका किसी में, लेकिन जो दोनों का जो लेवल होता है वो सेम होता है, बट किसी में कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गया, किसी में कोई क्वेश्चन टफ हो गया, ठीक है। तो स्प्लिट हाफ मेथड एसेस द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट such as questionnaires, ठीक है। There it measures the extent to which all parts of a test contribute equally to what it is measured, ठीक है। And this is done by comparing the result of one half of a test with the result of the another half. अब इसको कैसे करते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड में क्या किया मैंने, मैंने एक क्वेश्चन, एक पेपर बनाया आपके डीआई का, एक पेपर बनाया मैंने थ्योरेटिकल का, ठीक है। एक पेपर मैंने बनाया डीआई का और मैथमेटिकल यूनिट का, एक पेपर बनाया मैंने टीचिंग का, रिसर्च का और कम्युनिकेशन का। अब स्प्लिट हाफ मेथड में क्या की, आई वांट टू चेक द आई वांट टू चेक द यू नो मैथमेटिकल पार्ट ऑफ योर्स एंड द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ योर्स, ठीक है। मैंने स्प्लिट हाफ मेथड के थ्रू दो पेपर मैंने बनाया। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि डीआर और मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन में मैं थ्योरी का पार्ट डाल दूं और रीजनिंग और ये रिसर्च, कम्युनिकेशन और टीचिंग यूनिट में मैं डीआई का पार्ट डाल दूं, एक क्वेश्चन डीआई डाल दूं। इसमें मेरे क्या हुई, मेरे मेरे जो क्वेश्चंस की जो कंसिस्टेंसी वो ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। अब मैंने पेपर बनाया, दो पेपर बनाए, सेम पेपर आपको दोनों दिए, सेम पेपर निवेदिता को दिया, सेम पेपर नमन को दिया। फिर मैंने दोनों के मार्क्स चेक करे, अगर दोनों के मार्क्स इक्वल लेवल, देखो क्योंकि क्या होता है, जिस टाइम पे अभी आप लोग हो उस समय जितना मेंटल डेवलपमेंट होना होता है उतना ही होता है, ठीक है। आप जब सिलेक्शन हो जाएगा और आप 2 साल बाद आप इसी लेवल से पढ़ा पाओगे जिस लेवल से आज हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेच्योरिटी लेवल चेंज हो जाता है एंड इट हैपेंस। तो क्या होगा कि इससे अब आपके मार्क्स जिसके जितने आए उसी हिसाब से मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे क्वेश्चंस में इंटरनल कंसिस्टेंसी थी। इट मींस कि माय टेस्ट इज इंटरनल कंसिस्टेंट रिलायबल, यानी जो मैंने क्वेश्चनरी बनाई थी, जो मुझे डेटा देना था, मुझे जो लेवल चेक करना था वो बराबर था। अब मैं ये नहीं कह सकती थी कि दोनों का ओवरऑल 100 मार्क्स का था, 50 आपका डीआई का था, 50 आपका थ्योरेटिकल का था। तो नमन के अगर 100 आ गए तो इसका मतलब कि मैंने उसका पेपर टफ बनाया, आपके अगर 50 आए तो इसका मतलब आपके हिसाब से मैंने पेपर वो ज्यादा बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे को एक एवरेज का, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए, पेपर इक्वल है तो सबके लिए ज्यादा से ज्यादा 1-2 मार्क्स का अंतर होता है। एक सेकंड रैंकर और एक फर्स्ट रैंकर में सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का अंतर होता है, 50-50 मार्क्स का अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने कहा कि हाँ जी मेरा जो टेस्ट है, जो रिसर्च है वो इंटरनल कंसिस्टेंट रिलायबल है, कि मैंने उसको दो स्प्लिट हाफ मेथड में करके भी टेस्ट किया था। मैंने इंटरनल कंसिस्टेंसी देखी, दो लोगों ने टेस्ट किया, मार्क्स उतने ही आए, रिजल्ट वही आया, ठीक है। समझ आया बच्चों? अब अगर इसको देखोगे, ये ये देखो मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए बनाया है यहाँ पे, ये वाली चीजें जो सेम है ना। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब होता है कि सेम टेस्ट को सेम सैंपल के साथ डिफरेंट टाइम पे हमने टेस्ट किया, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी आई। इंटररेटर में क्या हुआ, सेम टेस्ट को सेम टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के साथ कंडक्ट किया, तो हमारे रिजल्ट में कंसिस्टेंसी आई, रिलायबिलिटी आई। पैरेलल में क्या हुआ, हमने दो डिफरेंट वर्जन बनाए और पैरेलली टेस्ट कराया। और इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होती है, तो इंडिविजुअल आइटम्स थे हमारे टेस्ट में, उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी थी, और स्प्लिट हाफ मेथड को हमने करके दो में टेस्ट डिवाइड किया, पर हमारी रिलायबिलिटी की दूरी, ठीक है। यहाँ पे ओवर द टाइम, यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे, यहाँ पे डिफरेंट वर्जन में, यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. अब हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, विच इज द वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम उसको बैठते हैं वैधता। वैधता का मतलब क्या होता है, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट to which a test measure what it claims to measure. Validity refers to how much of that phenomena they measure
versus how much noise or unrelated information is captured by the result. And there are following types of validity. Validity का मतलब होता है कि मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रही थी, मेरा एंड तक वही टॉपिक रहा या नहीं, मैंने बीच में कुछ और तो नहीं कर दिया। सेम जैसे मुझे स्ट्रेस लेवल चेक करना था या मैंने वेट चेक करना था, वेट चेक करते करते मैंने सामने वाले से पूछ लिया, तुम क्या बर्गर खाते रहते हो सारा टाइम? तुम्हारे घर में सभी लोग मोटे हैं या तुम्हारे घर में तुम ही मोटे हो? तो वो क्या हुआ कि मेरा तो एक वेट मेजरमेंट चेक करना था कि जनरली जो 8 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें वेट का कितना ग्रोथ होता है एंड व्हाट शुड बी द आइडल वेट। तो मैंने क्या किया, वेट की जगह पे कुछ और पूछने लग गई। या फिर जैसे क्या किया कि मुझे वेट चेक करना था और वेट मेरा मोटिव था कि मुझे एक डेटा बनाना है कि मुझे ये चेक करना है कि जो 8 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनमें कितना रेट ऑफ ग्रोथ है, परसेंटेज कितना रहता है, और व्हाट शुड बी आइडल, जिसमें बच्चों को लेथार्जिक फील ना हो, मेरे बच्चे ज्यादा बीमार हो। पता चला कि मैंने वेट के मेजरमेंट की जगह पे मैंने कोई और मशीन लेके आ गई। ठीक है, मैंने बॉडी मास उसका चेक कर लिया। तो वो सब चीजें क्या हो गई कि फॉर विच पर्पस वी हैव स्टार्टेड अवर रिसर्च, द पर्पस शुड बी द सेम टिल द एंड ऑफ द रिसर्च। समझ आ गया? आगे शिवानी कहाँ चली गई? आगे समझ में आ गया निवेदिता, नमन आपको आ गया कि जिस पर्पस के लिए मैंने रिसर्च स्टार्ट करी थी, मेरा एंड तक वही टॉपिक रहना चाहिए, वही मोटिव रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स कौन से? पहला है हमारा फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कॉन्करेंट, एक्सटर्नल, इंटरनल वैलिडिटी। अब फेस वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी जैसे मैंने आपको बताया कि जिस पर्पस के लिए मैंने टेस्ट स्टार्ट किया था, मेरा वो आखिरी तक वही है या नहीं है। जिस पर्पस के लिए, जो पर्पस मेजर करने के लिए मैंने टेस्ट स्टार्ट किया था, मेरा पर्पस वही था या फिर बाद में, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम जनरली जाते हैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ने के लिए और बाद में हम अफेयर चला लेते हैं, तो वहां पे क्या हो गया, हमारी वैलिडिटी नहीं रहेगी, हमारा मोटिव जो होता है वो चेंज हो जाता है। हम क्या करते हैं, इंप्रेशन लगाने में झाड़ने लग जाते हैं, तो वो क्या होता था, हमारा मेजरमेंट का टॉपिक चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें पहला टाइप है हमारा फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जिसको देख के ही बता दिया जाए कि हमने इस पर्पस के लिए किया था। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को ना आप लोगों का एक वो चाहिए, एक जनरल डेटा चाहिए। ठीक है, कि मुझे अपनी रिसर्च के लिए ना एक डेटा चाहिए और इसमें ना जस्ट जनरली आपको मुझे बताना है कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे। जैसे आप देखो ये अ, जब कभी आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहां पे ना क्लब महिंद्रा वगैरह वाले आपको वाउचर्स देते हैं, या फिर जब आपसे बुलाते हैं ना तो पूछते हैं आपसे, आप इस साल में कितने बार इंटरनेशनल जा रहे हो। ठीक है, और आप लास्ट कहाँ गए थे, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चेकिंग अवर इंटरेस्ट ऑफ टूरिज्म। लेकिन सपोज करो कि अगर मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम ना आपका एक नॉर्मली वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला रहे हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बोला कि नमन मुझे ना आपका ये थोड़ा सा डेटा चाहिए मेरे रिसर्च के लिए, और मुझे आपकी क्वालिफिकेशन चेक करनी है। ठीक है, मैंने जो उसको गूगल फॉर्म भेजा उसमें मैंने उससे पूछा तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं है, तुम्हारी अभी कितनी गर्लफ्रेंड है। तो वो क्या हुआ, देखते ही पता लगा लिया आपने उस गूगल फॉर्म को किया। मैम ने तो कहा था कि वो एक जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन उन्होंने क्या लिया, वो तो मेरी पर्सनल डेटा पे पहुंच गई। तो वो क्या हुई गई, आपकी फेस वैलिडिटी हो गई कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट योर फेस वैलिडिटी। उसकी फेस देख के ही पता लगा दे कि वो कोई और वो वैलिडिटी नहीं है उसकी। ठीक है, देन इट इज द, इसको पढ़ लेती समझ आ गया ना शिवानी? यस मैम। इट इज द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट मेथड अपीयर्स ऑन इट्स फेस। समझे, टू मेजर द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट जो था लेकिन मैंने इंटरेस्ट को चेंज कर दिया और देख के ही पता लगा लिया कि यार ये तो उन्होंने, जैसे बोलते ना मैंने तो ये बोला था इसने कुछ और भेज दिया। ड्रेस दिखाते हैं अमेजोन पे बढ़िया वाली, आप कुछ और जाती है। ठीक है, तो देख के अरे मैंने तो ये नहीं पसंद की थी, मैंने तो ये पसंद किया था, ये तो कुछ और आ गया। तो वो क्या, वो देख के आपने पता लगा लिया चीजों को। आपको एग्जांपल्स ना, मतलब ये एग्जांपल्स आपके रिसर्च से वैसे कनेक्टेड नहीं है कि आप इन टॉपिक्स पे रिसर्च करोगे, बट दिस विल हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस
टॉपिक्स, ठीक है। People might have negative reaction to an intelligence test that did not appear to term to be measuring the intelligence. ये जैसे मैंने आपको बोला आपका इंटेलिजेंस टेस्ट चेक करना है, तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म दूंगी, आप लोग आ जाना, मैंने आपकी पर्सनल डिटेल पूछ ली वहां पे, तो देख के ही बता दिया। अरे जैसे सब लोग एक साथ नहीं थे? जैसे कई बार ऐसे हुआ ना कि आपका ज्योग्राफी का पेपर है और आपके पास हिंदी का पेपर आ गया। एक आधी बार बचपन में ऐसी मिस्टेक हुई कि पेपर किसी और का था और कुछ और पढ़ के चले गए। जैसे मैंने एक नैनीताल का इंसिडेंट सुनाया था कि वो बंदा 1 महीने बाद की टिकट लेके आया और 1 महीने पहले हमें उठा के बोला मैडम उठो, इज माई सीट है ना। तो क्या हुआ कि देख की चीजों को उस तरीके से ध्यान से नहीं देखा, लेकिन वहां पे मतलब इसको कोरिलेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको इजी समझ में आ जाएगा कि क्या कहना है इसका मतलब। देन आपका आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है कि इट इज द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट मेथड कवर द एंटायर रेंज ऑफ रिलेवेंट बिहेवियर, थॉट एंड फीलिंग दैट डिफाइन द कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर्ड। जैसे सपोज करो आई वांट टू गिव द टेस्ट, मैं आपको टेस्ट देना चाह रही हूँ कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन में अपने आप यूजीसी नेट ने एक पूरा कंटेंट दे रखा है, यानी सिलेबस दे रखा है उसका। तो टेस्ट देने के टाइम पे क्या मैंने कम्युनिकेशन का हर पार्ट इंक्लूड किया है कि नहीं किया है, दैट टेल द रिलेवेंट ऑफ कंटेंट। पता चला मेरा टॉपिक था वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, मैंने उसी पे सारे क्वेश्चन दे दिए, तो वो क्या हो गया, वो कंटेंट वैलिडिटी नहीं रही। मेरे उस टेस्ट की जो कंटेंट वैधता थी वो खत्म है, क्योंकि मैंने क्या किया, एंटायर रेंज चेंज नहीं किया। आप देखोगे यूजीसी नेट 10 यूनिट बोलती है, तो 10 की 10 यूनिट में से क्वेश्चन देती ही देती है। वो बात अलग है कि हम पढ़ के जितना जाते हैं तो उसके बेस पे कहते हैं यार इस चैप्टर में से क्वेश्चन कम आए ना जी, किसी में से कम नहीं आते हैं। देयर पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, they take each and every unit in their exam। तो वो क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी। ये ऐसा कभी नहीं किया कि उसने 10 के 10 क्वेश्चन डीआई के दे दिए, और इसने ऐसा कभी नहीं किया कि एक दिन सारी थ्योरी दे दी और अगले वाले एग्जाम में, दिसंबर वाले एग्जाम में सारा प्रैक्टिकल दे दिया, डीआई और मैथमेटिकल दे दिया, ऐसा कभी नहीं करती हुई, ठीक है। तो वो हो गया अभी कंटेंट वैलिडिटी। For example, one's attitude towards an object is considered to consist of thought about the object, feeling about the object, and behavior towards the object. Therefore, test to assess one's attitude towards the text should include items about thoughts, feeling, and behavior. इसमें यही एग्जांपल दे रहे हैं कि मुझे अगर एसेस करना है कि एक बंदा जो है एक टेक्स्ट के बारे में क्या क्या है, तो उसके सारा मेजर करना है कि वो क्या चाहता है कि किन आइटम्स पे टेक्स्ट होना चाहिए, जब टैक्स की बारी आती है तो फिर टैक्स का रेट ऑफ परसेंटेज ज्यादा है कि नहीं है, उसका बिहेवियर क्या है, तो वो आपके टैक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ऐड होंगे। दैट इज कॉल्ड योर कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। देन हमारा आता है थर्ड, क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि वी हैव सेट सम क्राइटेरिया, ठीक है। हमने जो क्राइटेरिया सेट किया उसी के हिसाब से करना, चेक करना है। इट इज द एक्सटेंट टू व्हिच पीपल स्कोर are correlated with other variables and criteria that reflects the same construct। जैसे सपोज करो कि एक क्राइटेरिया मैंने बनाया कि मैं एक बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करूंगी, जिसका आईक्यू लेवल का 0.5 आएगा उसको हम क्लास में एंट्रेंस देंगे, ठीक है। मैंने ये क्राइटेरिया बना लिया और उस क्राइटेरिया के बेस पे मैंने उसका एंट्रेंस ले लिया। ये तो आपका क्राइटेरिया है कि मैंने क्राइटेरिया बनाया कि 60% जिसके आएंगे वो फर्स्ट क्लास का होगा, 60% से अब बिलो आएंगे वो सेकेंड डिवीजन का होगा, ठीक है। अब क्राइटेरिया वैलिडिटी में दो टाइप्स के हो जाते हैं, एक होता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और एक होता है कॉन्करेंट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ये समझ में आ गया कि एक देन एन ऑक्यूपेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट शुड कोरिलेट पॉजिटिवली विद परफॉर्मेंस। एक मैंने क्राइटेरिया बनाया कि मैं एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा कि किसका दिमाग जो है कितना एक वर्क लेवल पे काम कर रहा है, ऑफिस में कितना काम कर रहा है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि किसको मैं हायर पोजीशन के लिए अपॉइंट करूं क्योंकि इसका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा है। वो मैंने क्राइटेरिया बनाया, दैट इज योर क्राइटेरियन वैलिडिटी। अब प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में क्या हो गया कि a new measure of self-esteem should correlate positively with an old established measure when the criteria is something that will happen or be assessed in future, that is called the predictive validity। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्या किया, मैंने एक टेस्ट बनाया, सेम मैं आपको कह रही हूँ, मैंने कॉलेज के एंट्रेंस के लिए एक टेस्ट बनाया, ठीक है।
और टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और आपको मैंने एंट्रेंस में आपको मैंने एग्जाम, जैसे कई बार तो पीएचडी में क्या करते थे पहले, अभी तो चलो एक एड ऑन हो गया है, पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता था, जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए काबिल होता था, मार्क्स उनके क्राइटेरिया के हिसाब से सेट होते थे, वो लोग क्या कहते थे कि एलिजिबल है। वो बात अलग है कि बाद में कई लोग जाकर के बीचों की पीएचडी छोड़ देते हैं। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई क्राइटेरिया बनाया और मैंने उसको एसेस किया, और मैंने उसको एसेस करके ये ऑप्शन दिमाग में लगाया कि अगर इसके इस समय परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो इसका मतलब कि आगे भी ये अच्छा ही करेगा। बट उसने आगे अच्छा नहीं किया तो आपकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी फेल हो गई। समझ आया शिवानी, समझ आ गया? यस ठीक है मैम, मतलब ये है कि जो कि चीजें फ्यूचर में होने वाली है उन्हें हम पहले ही प्रिडिक्ट कर हाँ लेते हैं, जैसे ये प्रिडिक्शन कर लिए, परीक्षा होती है वैसे। हाँ प्रिडिक्शन वहीं पे हो गया कि भाई कल क्या होने वाला है, हम्म। और उस कल क्या होने ये वाला उस कल कमजोर के लिए है। मैंने क्राइटेरिया बनाया। ठीक है, हाँ। कि जैसे अब हम क्या कर रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, तो वो क्या करा आपने, प्रिडिक्शन पहले ही कर लिया सारी चीजों का। और क्राइटेरिया क्या बनाया उसके लिए, आपने क्राइटेरिया बनाया कि यू हैव टू थरोली गो थ्रू द सिलेबस ऑफ द एनटीए। ठीक है, दैट इज योर क्राइटेरिया। देन कॉन्करेंट वैलिडिटी, concurrent validity का when the criteria is something that is happening or being assessed at the same time as the construct of the interest, it is called the concurrent validity। अब concurrent validity बताओ, प्रिडिक्टिव तो समझ गए कि हम फ्यूचर में कर रहे हैं, concurrent का बताओ, समझाओ। मैम समझाओ। जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बेसिस में एक क्राइटेरिया बनाना है। है? जैसे कि मैम एट प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं हम्म, काम, उसके बेसिस में एक क्राइटेरिया बनाना है मुझे इस हाँ पे। मतलब इसमें जैसे ये कि जैसे एक क्राइटेरिया आपने बनाया कि आज आपका डीआई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसे कहते हैं ना मैम मेरा मैथमेटिकल पार्ट तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, हम्म, तो मेरे को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, आपने क्राइटेरिया क्या बनाया था आज की चीजों को देख करके कि मेरा डीआई अच्छा है तो मेरा को अगर मैं डीआई प्रैक्टिस नहीं भी करूंगी तो मेरे को फोकस हम्म, थ्योरेटिकल पार्ट में देना है। अगर वो उस डीआई आपने परफेक्टली कर लिया तो दैट इज तो आपकी वैलिडिटी मेट हो गई, ठीक है, उसकी वैधता हो गई, नहीं हुई तो कॉन्ट्रेक्ट वैलिडिटी वो बेकार हो गई आपकी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, रिसर्चर एडमिनिस्टर ए सेल्फ एस्टीम इन्वेंटरी टू ए ग्रुप ऑफ 8th ग्रेडर्स एंड कंपेयर देयर स्कोर ऑन इट विद देयर टीचर रेटिंग ऑफ स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम ऑब्टेन अबाउट दैट। कि मतलब क्या हुआ कि आप किसी के सेल्फ एस्टीम को चेक कर रहे हो, ठीक है, आज आपने सेल्फ एस्टीम को चेक किया कि यार इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होगा, आत्मनिर्भरता, हम्म, यही होगा, बहुत है। लेकिन आपने कहा यार इसकी आत्मनिर्भरता बहुत है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ और ही हो गया, कैसे होता है ना, क्या हो गया तुझे, पहले तो तू ऐसा नहीं था, पहले तो तू ऐसी नहीं थी, तो वैलिडिटी चेंज हो गई, जिसमें हम आज के बेस पे फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ आगे जाके ऐसा ही होगा। हम असेसमेंट क्यों करते हैं, हम असेसमेंट क्यों करते हैं, पीएचडी के एंट्रेंस के लिए टेस्ट क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स को लेना चाहता है, मेंटल स्टेबल प्रोडक्ट्स को लेना चाहता है। और कॉन्करेंट में क्या है कि आज का जो सेल्फ एस्टीम है बाद में कुछ चीजें चेंज हो जाती है, वो देखना होता है। ठीक है, समझ आया बच्चों? शिवानी, मतलब इसमें प्रेजेंट में बात हो रही है ना, हाँ करेंट इसमें, चीजें, हाँ इसमें प्रेजेंट में बात हो रही है, उसमें फ्यूचर के लिए बात हो रही है। कि हम ठीक है, अभी की चीजों को देखते हाँ हुए मतलब। हाँ ठीक है। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, इट इज द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी कैन बी कैटेगराइज टू डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट सेटिंग इन डिफरेंट कंडीशन। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। बाहर का। बाहर का, हाँ, तो बाहर का कैसे होगा, बाहर की चीजें कैसे चेक होगी एक्सटर्नल में? मैम जनरलाइज करके मैंने वो हम्म, पीपल और जो मास मीडिया है उसके अंदर हम ट्राई कर सके हैं। देखो इसमें सबसे बड़ा वर्ड क्या है, इट इज एक्सटेंड
to which the result of a research study can be generalized. कैन बी जनरलाइज का मतलब ये होता है एक्सटर्नल, यानी अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कोरोना की मेडिसिन बनी, कोरोना की मेडिसिन तो करोड़ों पे जानी थी, इंडिया के लिए तो थी ही थी, बट सैम्पलिंग के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ ही लोगों को लिया, उस सैम्पलिंग में अगर वो उनके लिए फ्रूटफुल रही तो उन्होंने क्या किया, जनरलाइज कर लिया। तो क्या कह रहा है, एक्सटर्नल वैलिडिटी इज इक्वल टू जनरलाइजेशन, ठीक है, external validity is equal to generalization और transferability। कि आपने क्या किया, जनरल बना दिया कि डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट सेटिंग, डिफरेंट कंडीशन, आपने एक मेडिसिन बनाई, सब पैरामीटर में आपने उसको टेस्ट किया, 50 लोगों पे वो फ्रूटफुल रहा, आपने कहा जी सबको दे दो मेडिसिन, सबको लगा दो इंजेक्शन, लगे सबके इंजेक्शन 3 डोज, तो ये हो गई एक्सटर्नल वैलिडिटी। पहले हमने उसको छोटे लेवल पे चीजें की और फिर जनरलाइजेशन पे चले गए। तो ये कौन सा मेथड आगे, डिडक्टिव अप्रोच आई, इंडक्टिव अप्रोच आई? इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या करते हैं हम? अरे अच्छा, ओके ओके मैम, कि जर्नल टू वो हाँ, वो किस में होता है, डिडक्टिव स्पेसिफिक में, क्योंकि डिडक्टिव। जनरलाइज हो गया, तभी तो मैं कह रही मेडिसिन, सिर दर्द हो रहा है, अच्छा ये तो जनरलाइज हो चुकी है, तुम्हें भी हो रहा है, तुम्हें सिर दर्द हो रहा है, सेरिडॉन ले लो, ठीक है। तो योर एक्सटर्नल वैलिडिटी इज इक्वल टू योर जनरेबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी, डन, ठीक है। अब एक आता है एक्सटर्नल पे, ये लास्ट है क्या? ये इसका लास्ट है। अब आता है हमारा इंटरनल, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब खुद का जो असेसमेंट, अपना अपना असेसमेंट है ना, अपनी चीजों की वैधता चेक करना। जैसे कि एग्जाम्पल बता। जैसे कि जैसे कि स्ट्रेस का इफेक्ट ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस, स्लीप डेप्रिविएशन का ऑन योर स्ट्रेस, ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस, इट कैन बी चेंज। कभी कभी होता है ना, कई लोग स्ट्रेस में बहुत पढ़ लेते हैं, कई लोगों का स्ट्रेस में दिमाग ही नहीं काम करता, कई लोग स्ट्रेस में बहुत खाना खाते हैं, कई लोग स्ट्रेस में भूख ही नहीं लगती, कई लोगों को स्ट्रेस में नींद नहीं आती है, कई लोगों को स्ट्रेस में सुला दो सारा भाई, दैट इज देयर इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी इज इक्वल टू योर क्रेडिटेबिलिटी, ठीक है। इट इज बेसिकली द एक्सटेंट टू विच स्टडी इज फ्री फ्रॉम फ्लॉज एंड that any difference in measurement are due to the independent variable, nothing else। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वेरिएबल हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, स्लीप डेप्रिवेशन का इफेक्ट ऑन योर टेस्ट परफॉर्मेंस। अब आप रात में कैसे सोए हो, कैसे नहीं सोए हो, इसका टेस्ट की परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट डलेगा। पता चला कईयों को स्लीप डेप्रिवेशन, यानी कईयों का टेस्ट अच्छा गया, कईयों का एग्जाम के बीच में ही नींद आ गई, टेस्ट का परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। स्लीप डेप्रीवेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्लीप डेप्रीवेशन के ऊपर क्या डिपेंड है, टेस्ट की परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये अभी हम और डिटेल में भी वेरिएबल्स करेंगे। देन इंटरनल वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच स्टडी एस्टैब्लिश ट्रस्टवर्दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीटमेंट एंड आउटकम। तो यहाँ पे स्लीप डेप्रीवेशन क्या है, वो ट्रीटमेंट है, आउटकम क्या है, टेस्ट की परफॉर्मेंस, और ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बताएगा। ये हम वेरिएबल्स करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो इंटरनल वैलिडिटी कैन बी असेस्ड बेस्ड ऑन वेदर एक्सटर्नस, यानी कभी कभी अनवांटेड चीज वेरिएबल भी आ जाते हैं, वो भी हम अलग से करेंगे। दैट कुड आल्सो अफेक्ट द रिजल्ट आर सक्सेसफुली कंट्रोल एलिमिनेटेड। जैसे सपोज करो स्लीप डेप्रिवेशन, स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस का जनरली देखा गया है कि टेस्ट की परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं करता, तभी कहते हैं ना अच्छे से करो, बट सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या, अगर आप स्ट्रेस लेके जाते हो तो कई बार क्वेश्चन बनते हुए भी गलत हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई एक बच्चा होता है कि स्ट्रेस हुआ
और सडनली एग्जाम स्ट्रेस के कारण क्या हो, सुबह इसकी 2 घंटे नींद पूरी हो गई और उस नींद की वजह से वो बड़ा फ्रेश हो गया, उसने परफॉर्मेंस अच्छा कर लिया। तो जनरली देखा है कि स्ट्रेस की वजह से टेस्ट की परफॉर्मेंस में दिक्कत है, लेकिन कुछ ऐसा फैक्टर आ गया। क्या फैक्टर आ गया? ये स्ट्रेस था, आप लेथार्जिक फील कर रहे थे, सडनली आपको, आपने ड्रिंक ले ली, आपने जूस पी लिया। तो व्हाट इज दिस जूस? जूस इज एन एक्सटर्नेशियल फैक्टर जिसकी वजह से टेस्ट की परफॉर्मेंस में चेंज आया। ठीक है, अभी वेरिएबल्स हम और अच्छे से भी करेंगे, पूरा एक टॉपिक है इसमें। Successfully control and eliminated, the greater the control of such variables, the greater the confidence that a cause and effect relevant to the constructing being investigated can be found. इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को आने से रोकना है हमें, क्योंकि उसकी वजह से आपके रिजल्ट में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आया बच्चों? अब एक Yes, हमारा ma'am. अब एक हमारा आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब ये होता है, क्या होता है? Construct validity is an assessment of how well you translated your ideas or theories in an actual or measures. Construct is a way of defining something, and if a researcher proposed construct isn't the existing literature, it is construct validity doubtful. मतलब कि आपने क्या किया, आपको घर बनाना था, एक एग्जांपल बता दूं, ठीक है? यू हैव डन विद द रिसर्च कि वास्तु के हिसाब से आपका जो किचन है वो ईस्ट साइड होना चाहिए, आपका मंदिर जो है वो ईस्ट साइड होना चाहिए, एंड देयर कुछ ऐसे एंट्रेंस केसिंग है जो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए हेल्पफुल होती है। यू हैव डन विद द डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू दैट, बट व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग यू हैव चेंज द थिंग्स, तो वहां पे आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी खत्म हो गई। इट मीन्स कि आपने जिस तरीके से चीजों को ट्रांसलेट करना चाहते थे, क्या चीजें उस तरीके से हुई है या नहीं हुई है, दैट टेस्ट द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी आपकी उस चीज में वैधता है या नहीं है। समझ आया बच्चों? हम्म? जैसे सपोज करो कि मैंने मैंने 4th क्लास के लिए टेस्ट पेपर बनाया, ठीक है? 4th क्लास का बच्चा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन समझ जाएगा, लेकिन अचानक से मैंने उसको पाइथागोरस की थ्योरम दे दी, पाइथागोरस को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या होती है, मेरी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बेकार हो गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही मैंने ढंग से नहीं बनाया। ठीक है, आज ज्यादा डोज हो गया ना? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो ये कितने बोली, मैं तब मतलब ये से हम सोच, ब्रेक ले रहे हैं मैम? ना जी, अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। कहाँ जा रही